हम्म। नमस्कार दोस्तों, सफलता परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर का सेशन कर रहे हैं और उस सेशन में आइए आज के टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला टॉपिक है ग्लोबल माइंड हेल्थ। ठीक है, ग्लोबल माइंड हेल्थ ये ये 2025 का है। ठीक है, देखिए एक रिपोर्ट आई है जो अमेरिका जारी करता है। ये रिपोर्ट थोड़ा सा चौंकाने वाली है। ठीक है, इस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे यहाँ जो युवा हैं वो ज़्यादा तनाव में रहते हैं कंपेयर देन जो बुजुर्ग हैं। बुजुर्गों के कंपेयर में हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो हद से ज़्यादा तनाव में रहते हैं, मेंटली प्रेशर में रहते हैं। और ये रिपोर्ट इसीलिए क्या है, काफ़ी खास हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक, देखिए एक संस्था है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पाइनल लैब, स्पाइन लैब। ठीक है, ये वाशिंगटन की संस्था है, वाशिंगटन। ठीक, कहाँ, अमेरिका। देखिए जो स्पाइन लैब है, ठीक है, स्पाइन लैब क्या करता है, एक रिपोर्ट जारी करता है हर साल। ठीक है, तो इस रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्लोबल माइंड हेल्थ। ठीक, इसमें जो भारतीय युवा हैं, खास करके 18 साल से 34 वर्ष की उम्र, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्पाइन लैब जो है या ग्लोबल माइंड हेल्थ में कितने वर्षों तक उम्र की गणना की गई है युवा में, तो आप कहेंगे 18 से 34। ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्लोबल माइंड हेल्थ एक रिपोर्ट जारी होता है और इस रिपोर्ट में जो भारत के युवा हैं उनका रैंक क्या है, 60वां है। युवा, जो युवा हैं उनका रैंक क्या है, 60वां है। ठीक है, 60वां रैंक है। और वहीं अगर हम बात करें 55 प्लस यानी बुजुर्गों की, ठीक है, ठीक है, अगर हम बात करें कि 55 प्लस वर्ष के जो हैं उनका आया है 49, उनका रैंक क्या है, 49। देखिए इस रैंक इसमें जो ये जो हम लोगों का ग्लोबल माइंड हेल्थ है, इसमें क्या किया जाता है कि आपको देखा जाता है कि आप कितने मानसिक रूप से कितने स्वस्थ हैं। इसमें देखने का आधार क्या है, तो इसमें आपका देखा जाएगा कि आप मतलब मानसिक रूप से कितने स्वस्थ हैं। ठीक, दूसरे नंबर पे आप देखा जाएगा कि आप तनाव में रहते हैं कि नहीं, आपके पास तनाव है। तनाव तो सभी के पास है। तनाव से आपके लड़ने के पास क्षमता कितनी है, तनाव से लड़ने की क्षमता, ये क्षमता को देखते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है ना, आपके स्वास्थ्य को भी देखते हैं। इन सारी चीज़ों के आधार पर क्या होता है, रिपोर्ट तैयार की जाती है। और जब ये रिपोर्ट तैयार की गई तो देखा गया कि भारत के जो युवा हैं इनका रैंक कितना आया, 60। और भारत के जो वृद्ध हैं उनका कितना आया, 49। ठीक, अब देखिए इसके हिसाब से भारत के जो युवा हैं वो काफ़ी क्या है, जो भारतीय युवा हैं वो काफ़ी, उनका रैंक सही नहीं है, वो मिला जुला के जो है क्या, सही नहीं है रैंक। अब इस पे जो है, जो भारत के जो उनके गार्जियन हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, उनको सहयोग करने की ज़रूरत है कि हमारे युवा का जो है, हमारा जो बच्चा है उसका सही तरीके से डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए क्या है कि खुद हम लोगों को भी काम करना होगा, प्लस जो है जो गार्जियन है उसको भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या कारण है, तो सबसे पहला कारण क्या है, जो भी जंक फूड है, जंक फूड। देखिए होता क्या है कि अपने अपने यहाँ के जो युवा हैं वो ज़्यादातर जंक फूड को पसंद करते हैं। और जंक फूड जब आप खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि टेस्टी बनाने के लिए जंक फूड में बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है जो हमारे
बॉडी के ऊपर, हमारे लीवर, किडनी आदि के ऊपर क्या करता है, बैड इफेक्ट डालता है। अब जब किडनी और लीवर खराब होता है तो हम लोगों का स्वास्थ्य क्या होता है, गिरने लगता है। जब स्वास्थ्य गिरने लगेगा और जब आप इसकी जांच करवाएंगे, दवा लेंगे, तो आपके अंदर क्या होता है कि स्वास्थ्य जब गिरने लगता है तो आप जांच करवाएंगे वगैरह वगैरह, तो आपको जब जानकारी होगी कि आपका हेल्थ सही नहीं है तो आप तनाव में आ जाते हैं। और भारतीय युवा ना इससे ज़्यादा तनाव में है। ठीक है, तो सबसे पहला कारण ये है कि जंक फूड। ठीक, दूसरा क्या है, मोबाइल और इंटरनेट। मोबाइल और इंटरनेट। ठीक है, देखिए जो मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग हम लोग इतने बड़े स्तर पे कर रहे हैं कि एक तरह से लत लग गई है, सभी युवाओं को इसका लत लग गया है। और जिसके जो रेडिएशन हमारे माइंड पे क्या करता है, हमारे माइंड पे बैड इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से हमारे लोगों की जो स्मृति होती है, हम लोगों की जो यादाश्त क्षमता होती है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। हम लोग के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, बहुत सारे आर्गन इसके वजह से, रेडिएशन की वजह से खराब होने लगते हैं। तो भारतीय युवाओं का जो दूसरा कारण है, उनके इस इंडेक्स में कम होना या उनके मानसिक तनाव में होने का जो दूसरा कारण है वो मोबाइल और इंटरनेट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, स्कूलों में जो स्कूल है, स्कूल की पढ़ाई, देखिए भारत सरकार हमेशा ये या नई शिक्षा नीति हमेशा ये योजना बनाई जाती है कि भार मुक्त जो है और बोझ मुक्त जो है शिक्षा प्रणाली को अपनाया जाए। ठीक है, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन न दिया जाए, प्रेशर न दिया जाए, जिससे कि उनका मानसिक विकास हो सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि स्कूलों में यह जो है ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं होता है। स्कूल का जो होमवर्क है, स्कूल के जो टीचर इतने ज़्यादा वर्क दे देते हैं कि बच्चे हमेशा क्या करते हैं, प्रेशर में रहते हैं। ठीक है, और सुबह से स्कूल जाना, शाम को स्कूल आना, इस तरह से उनका एक डेली रूटीन हो गया है। तो उनके लाइफ का जो इंजॉय वाला पार्ट है वो उनके लाइफ से क्या होता है, कम हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा जो है मेंटली तनाव में रहने लगता है। तो स्कूल की पढ़ाई भी क्या है, इसका एक कारण है। ठीक, फिर अपने यहाँ मनोचिकित्सकों की कमी है। ठीक है, भारत में जो मनोचिकित्सक हैं, देखिए जो मनोचिकित्सक होते हैं वो क्या करते हैं कि बच्चे का काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग करके उसमें सुधार करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे उसके माइंड को क्या करते हैं, दूसरी तरफ डाइवर्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है कि होता क्या है कि ये अपने यहाँ मनोचिकित्सकों की कमी है और लोगों का ऐसे चिकित्सकों पे बहुत ज़्यादा विश्वास भी नहीं है। ठीक है, या तो मिल नहीं पाते हैं, इसके वजह से क्या होता है कि तनाव बढ़ता है। ठीक, और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो मतलब क्या करते हैं कि नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक मतलब आप कह सकते हैं कि करियर को लेके। ठीक है, करियर को लेके भी काफ़ी परेशान होते हैं। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से भारतीय युवा क्या होते हैं, बहुत तनाव में आ रहे हैं। ठीक है, और इसी की वजह से हमारे यहाँ के जो युवा हैं उनका स्कोर कितना आया है, ठीक है, ग्लोबल मेंटल हेल्थ में 2025 का ये है, 2025 का 26 में जारी किया गया है, तो 60वां रैंक है। ठीक है, जबकि बुजुर्गों का अगर देखेंगे तो 49वां रैंक है। और इसमें क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य देखा जाता है, लड़ने की आपका क्षमता क्या है, आपका स्वास्थ्य क्या है। ठीक है, आप जो है आपका सामाजिक स्तर क्या है, समाज में आप कैसे, आपका सामाजिक जुड़ाव क्या है, आप समाज में जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं, ये भी देखा जाता है। और आप देखेंगे ये सारे के सारा कारण क्या करता है कि एक विद्यार्थी को एकांतवास की तरफ ले जाता है। एक कारण ये सारे हैं। ठीक है, अपने यहाँ क्यों मतलब बच्चे कमजोर हैं या क्यों जो है ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो उसका ये सब कारण है, जंक फूड, मोबाइल, इंटरनेट, स्कूल पढ़ाई, मनोचिकित्सकों की कमी और करियर को लेके ज़्यादा चिंतित होते हैं। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो अगला देखिए जो टॉपिक है, नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल। भारत सरकार ने क्या किया है कि एक जो है फेस्टिवल मनाने की घोषणा किया है। ठीक है, तो इसमें देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको अलाउ किया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, देखिए अपने यहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, एक इसके अंतर्गत दो लोग। ठीक है, तो एक तो है आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, NEZCC। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय आपका दीमापुर, दीमापुर। ठीक, और एक जो है अपने यहाँ एक संस्था है जिसका नाम SC,
ठीक है, SCZCC, ठीक है, ये है नागपुर। देखिए इसका हेड ऑफिस नॉर्थ ईस्ट जोन का जो है कल्चरल संस्था है उसका जो है दीमापुर में है। नॉर्थ ईस्ट जोन का कल्चरल जो है वो दीमापुर कहाँ है, नागालैंड में है, ठीक है, नागालैंड, ठीक। और एक जो से ठीक है साउथ सेंट्रल जोन है तो उसका कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत जो है ये दो संस्थाएं हैं भारत की, जो मतलब क्या करें, सांस्कृतिक रूप से भारत को जोड़ने का प्रयास कर रही हैं, पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से, ठीक है, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में क्या हो, भारतीयता डेवलप हो, राष्ट्रीयता डेवलप हो। देखिए हम लोग जात पात के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, तमाम क्षेत्रवाद के नाम पे आपस में बटे हुए हैं। अब संप्रदाय और जात पात की तो बात ही नहीं करते हैं, आप देखते होंगे आए दिन। अगर हम बात करें क्षेत्रवाद, तो हम लोग के अंदर क्षेत्रवाद भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो जैसे देखिए जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं उनके साथ हम लोगों का भेदभाव रहता है, उनसे हम लोग व्यवहार सही नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जब वहाँ के जमीन की बात आती है, वहाँ के क्षेत्र की बात आती है, तो हम कहते हैं सब भारतीय हैं, भारत का है। लेकिन जब उनको अपनाने की बात आती है तो हम लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का जो दोहरा रवैया है, उनके यहाँ की जो संसाधन है, वहाँ की जो जमीन है, उसको हम अपना मानते हैं। लेकिन जब उनको अपनाने की बात होती है, उनकी संस्कृति को रिस्पेक्ट देने की बात होती है, तो हमारे मन में क्या होता है, भेदभाव आता है, जो कि पूरी तरह से गलत है, जो भारत को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। अब ऐसे में जो है सरकार ने क्या किया कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या किया कि एक जो है प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल। इसके तहत क्या है कि नॉर्थ ईस्ट को जो है जोड़ने का प्रयास किया गया है। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें तो भारत में कुल 29 राज्य हैं, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक। अब इसमें अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, अगर हम हल्का सा भारत का मैप ले लें, ठीक है, एक समझ के लिए हल्का सा मतलब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसमें। देखिए ये जो हमारे राज्य हैं ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है ना। इन्हें याद करने का तरीका है अरुणा मामी, ठीक है। असम में मेघा तले, ठीक है, अरुणा मामी असम में मेघा तले, इनको याद करने का तरीका है, ये देखिए हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ठीक, ये मणिपुर है, मणिपुर और ये मिजोरम है, ठीक, ये त्रिपुरा है, ये वाला इलाका जो है वो त्रिपुरा है, ठीक, ये मेघालय है और ये आपका असम है। इन 7 राज्यों को हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इन्हें नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। तो इनका देखिए भारत जो हम कहें सेंट्रल या नॉर्थ इंडिया, इनका के प्रति क्या होता है, थोड़ा कम होता है। तो इन्हें जो है अब आपस में हमसे जोड़ने के लिए, पूरे भारत को एकजुटता में बांधने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है, नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल, ठीक। ये 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच मनाया जाएगा। ये पहला एडिशन है, आपसे पूछेगा कि यह कौन सा एडिशन है, ठीक है। तो चलाया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, स्प्रिंग फेस्टिवल, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ मनाया जा रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ मनाया जाएगा तो नामसाई अरुणाचल प्रदेश में। शुरुआत इसकी अरुणाचल प्रदेश से है, लेकिन भारत के कई सारे राज्यों में मनाया जाएगा। और ये जो है 26 फरवरी से लेके 28 फरवरी के बीच मनाया गया है, ठीक है, मनाया जा रहा है इस समय, ठीक, नामसाई अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये देखिए मिनिस्ट्री है, इसका एम बस यही है कि भारत में क्या करना, नेशनल इंटीग्रेशन को डेवलप करना, ठीक है, भारत में एकता को डेवलप करना, ठीक। अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए एनजीओ,
एनजीओ क्या होती है? एनजीओ एक संस्थाएं होती हैं, ये बहुत सारी संस्थाएं हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, पूरे दुनिया को एकजुट करने का प्रयास करती है पर्यावरण को लेके, ठीक है, चाहे हम विकास की बात करें, ठीक है, इन सबको बचाने की बात करती है, पर्यावरण संरक्षण की बात हो, चाहे सामाजिक न्याय की बात हो, चाहे मानवीय कार्य की बात हो, इन सबको बचाने का कार्य कर रही थी। इसका देखिए उद्देश्य, ठीक, एनजीओ शब्द का पहली बार प्रयोग जो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किया गया, ठीक है। जो एनजीओ शब्द है इसका पहला प्रयोग आपसे पूछा जाए तो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, चार्टर, ठीक है, इसका एक चार्टर बनाया गया, ठीक है, जैसे हम लोग का संविधान है वहां पे है संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 71 में, ठीक, पहली बार एनजीओ शब्द का प्रयोग किया गया। कब? 1945 में। देखिए इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है सामाजिक न्याय, है ना, सामाजिक न्याय को विकसित करना, मानवीय कार्यों को डेवलप करना और साथ साथ पर्यावरण को संरक्षण की बात करना, ठीक है, ये जो है कार्य है। अब चूंकि तो संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया कि इनको रिस्पेक्ट देने के लिए, और पूरे दुनिया में बहुत सारे एनजीओ कार्य कर रहे हैं, तो इनको रिस्पेक्ट देने के लिए क्या किया गया कि 27 फरवरी को एनजीओ दिवस के रूप में किया गया, ठीक है। तो आपसे प्रश्न करें, कई बार एग्जाम में आया हुआ है इसलिए इसकी बात करें, 27 फरवरी को 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी और एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी। एनजीओ क्या है? पहली बार इस शब्द का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किया गया अनुच्छेद 71 में 1945 में। इसका कार्य क्या है? सामाजिक, मानविक, पर्यावरण आदि को विकसित करना, बचाना, और 27 फरवरी को एनजीओ दिवस मनाया जाता है। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है फरवरी के डे की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए जैसे 1 फरवरी है, अगर हम बात करें 1 फरवरी, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें 2 फरवरी तो आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय क्रीम मुक्त दिवस भी मनाया जाता है 10 फरवरी को। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विज्ञान में महिला और लड़कियों का जो योगदान है उसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, फिर राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस भी है 13 फरवरी को। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि, ठीक, 2026 जानते ही हैं इस बार का है। 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दिवस मनाया जाता है। बताया आपको कि 20 फरवरी के दिन ही क्या हुआ, इनमें जो है विभाजन हुआ था, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में स्थापना हुआ था, ठीक, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद दिवस, ठीक, और 27 फरवरी को एनजीओ दिवस जिसकी आज हम चर्चा किए हैं। 27 फरवरी को मराठी भाषा दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा देखिए, भाषा के आधार पे पूरे मराठों को एकजुट करने का जो श्रेय है वो लोकमान्य तिलक जी को है। यह क्या किए कि यही जो है गणेश पूजा और छत्रपति शिवाजी, ठीक है, छत्रपति शिवाजी जयंती और गणेश पूजा की शुरुआत जो है 1893 में लोकमान्य तिलक द्वारा किया गया था, ठीक है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे मुख्य दिवस है फरवरी के। अगर हम कहें 1 फरवरी को तो भारतीय तटरक्षक दिवस, आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, ठीक है, दलहन दिवस 10 फरवरी को। अब अगर हम बात करें राष्ट्रीय महिला दिवस तो 13 फरवरी को है, ठीक है। इसके बाद क्या है, सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को। अरुणाचल और मिजोरम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है 20 फरवरी को। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस, इस पे हम लोग सेशन कर चुके हैं। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद दिवस। अब आज का आप याद रखिएगा एनजीओ, ठीक है। मराठी भाषा दिवस जो है 27 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1893 में तिलक ने क्या किया था, तिलक जी जो है गणेश पूजा और उसके साथ साथ जो है शिवाजी जयंती की शुरुआत किए थे कि पूरे मराठाओं को एक किया जाए, और जब मराठा एक हो जाएंगे तो इनकी ताकत एक होगी तो भारतीयता
धीरे धीरे डेवलप होगी तो हम भारत को क्या, अंग्रेजों को क्या करेंगे, यहाँ से खदेड़ सकेंगे। ठीक, आइए अब देखिए आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, कह रहा है कि फरवरी 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राहवीर योजना की शुरुआत की गई? राहवीर योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो दिल्ली। ठीक है, ठीक है, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, ठीक है, सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी और तत्काल सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से योजना शुरू की गई। इसके तहत स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें क्या होगा, स्वयंसेवक स्वयं सेवकों की नियुक्ति की जाएगी और ये क्या करेंगे, सहायता का कार्य करेंगे। जहां कहीं भी एक्सीडेंट हो रहा है तो वहां जो है सहायता का कार्य करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में कार्य करेंगे। ठीक, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने का उद्देश्य से होम होमस्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 की शुरुआत की है? तो राजस्थान ने। ठीक, देखिए ये सीधे सीधे क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये किया जा रहा है राजस्थान सरकार द्वारा। फरवरी 2026 में भारतीय सेना द्वारा सिक्किम में भारी बर्फबारी के बीच फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा बचाव अभियान, ठीक है, आपसे कहेगा कि बर्फबारी से निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन हिमराहत। ठीक है, ऑपरेशन हिमराहत। बर्फबारी हो रही है तो बचाने के लिए हिम राहत। ठीक, समझ पाए, ये सिक्किम में बजे हुए थे। ठीक, वहां से पर्यटकों को बचाने के लिए ये चलाया गया था। आगे देखिए, देखिए ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन दोस्त है। ठीक है, ये आपदा राहत है, आपदा वहां के लोगों को आपदा देने राहत देने के लिए आपदा राहत चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन दोस्त। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस किस का दूसरा अत्याधुनिक डेटा सेंटर साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया है? ठीक है, देश का दूसरा अत्याधुनिक डेटा सेंटर साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर और उड़ीसा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित किया है। ठीक, अब आगे देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में ओमान द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सम्मान से नवाजा गया? तो द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ओमान। देखिए ओमान लगा है, ओमान द्वारा। ठीक है, इसको याद रखना है कि ये पुरस्कार किसको दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक, बस इतना याद रखना है, ओमान लगा हुआ तो आप समझ जाएंगे कि किस देश ने दिया, ओमान ने दिया। ठीक, ओमान सरकार द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ये दिया गया था। मित्र भूषण 2025 सम्मान पीएम मोदी को किस पड़ोसी देश, मित्र भूषण श्रीलंका के द्वारा दिया गया। ठीक है, फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान, ओमान द्वारा दिया गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि मिस्र के दौरे के दौरान पीएम मोदी को किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ द नील। देखिए नाइल नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और मिस्र क्या है, इसी के किनारे बसा हुआ है। तो आप ऑर्डर ऑफ द नाइल की बात करेगा तो आप कहेंगे इजिप्ट के द्वारा दिया गया था, ये 2023 में। ठीक, 2025 में श्रीलंका ने दिया मित्र भूषण और द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ओमान, ओमान सरकार द्वारा दिया गया। ये सारे क्या है, इन्हीं को दिया गया है। ठीक, लीजन ऑफ द मेरिट ये भी पीएम मोदी को दिया गया। ठीक है, अमेरिका के द्वारा। ठीक, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल विट सचिया मिराबिलस, ये भी सम्मान क्या है, पीएम मोदी को 2025 में नामीबिया के द्वारा दिया गया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फरवरी 2026 में वृंदावनी वस्त्र से संबंधित कल्चर म्यूजियम प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ किया गया? वृंदावनी। ठीक है, वृंदावनी वस्त्र जो है 2026 का खानापारा असम में। ठीक, इसके बाद क्या ई बाइक दीदी योजना कहाँ की है? दिल्ली सरकार की है। ठीक है, बेहतर बनाने के लिए इस योजना की घोषणा की गई है। कनेक्टिविटी को अंतिम छोर से दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी बनाने के लिए ऐसा एक प्रोग्राम चलाई है दिल्ली सरकार। इसके तहत महिलाओं को ई बाइक चलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, महिलाएं क्या करें, ई बाइक चलाएं। ठीक है, दिल्ली ओपन 2026 एटीपी चैलेंजर टूर में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आप कहेंगे स्टाफानिस। ठीक है, स्टाफानिस जो है ग्रीस के हैं, इन्होंने जीता है। 2026 एटीपी चैलेंजर पुरुष युगल में अगर युगल की बात करें, देखिए एकल की बात करें तो आप कहेंगे स्टाफानिस, अगर युगल की बात करें तो कहेंगे सिद्धांत
बांथिया भारत के हैं और अलेक्जेंडर डोस्की हैं। ठीक है, अब इसके बाद आखिरी प्रश्न की बात करते हैं। फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ अपना द्विपक्षीय कर समझौते में संशोधन करके मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्राप्त किया है? तो फ्रांस के साथ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।